Hello guys, you are heartily welcome in Edu Fun बाबा। आज से मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन जो कि यूपीएससी में भी आपके लिए फायदेमंद है, उपयोगी है, और पॉलिटी के साथ एक अलग पॉलिटी में आपका एक पेपर होता है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बुक है कंटेम्परेरी वर्ल्ड। 12th क्लास में कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसमें भी ये आईआर के टॉपिक्स कवर होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। तो मैक्सिमम अभी अपन प्रिफर करेंगे उसी एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ठीक तरह से बैठ जाए। और अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट बैठ गए तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे इस सीरीज में, इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज में। पूरा मैं एनसीईआरटी के सारे मैक्सिमम 8-9 चैप्टर्स हैं, उनको मैं कवर करूंगा इसमें। और 9 चैप्टर्स अपने आप में उनकी एक अलग बेसिक नॉलेज चाहिए पड़ेगा आपको। उस कॉन्सेप्ट आईआर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको क्लियर करते हुए अपन मैं आपको यूपीएससी लेवल के आंसरिंग कैसे करना है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसरिंग किस तरीके से लिखना है, और जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है ना, तो ये आंसर राइटिंग भी इसके साथ हम आपको कराते जाएंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें थोड़ा सा हॉट टाइप के क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको उन चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो आज इंट्रोडक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो आज अपन छोटे छोटे से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि किन किन पॉइंटों को अपन को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, कल से अपन नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें बाकायदा अपन कोल्ड वॉर से शुरू करेंगे। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और अपन मजे से पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो जिसके कारण आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, दोनों मिलके पढ़ेंगे, इसे कहते हैं ग्रुप स्टडी करेंगे अपन। ठीक है ना, ओके चलो। आज जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, तो मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है। ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैंने इस डायग्राम को बनाया। देखते हैं अगर कैसे इंटरनेशनल रिलेशन वर्क करता है। अगर आप इस बंदे को देखोगे, ठीक है, तो ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। ठीक है, और इसके बाल खड़े हैं, मस्त खुश आदमी है। ठीक है, एक दूसरा बंदा उसी घर में ब्लू कलर से, ये बेचारा दुखी सा लग रहा है। एक तीसरी बंदी है, ये बहुत खुश लग रही है। ठीक है ना, और ये फिर से ऐसे मैंने डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स लिए हैं। तो इस पूरी अर्थ पे भी डिफरेंट टाइप के पीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप के पीपल का अपना एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। हर व्यक्ति का अपना एक नेचर है। अगर थोड़ा सा थॉरोली लें अपन, तो जैसे इंडियन जो पेनिनसुला है, यहाँ के लोग का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है यूरोपियन कंट्री के। यूरोपियन का थोड़ा डिफरेंट कल्चर है अफ्रीकन कंट्री से। तो हर देश के लोगों का अपने अपने अलग अलग कल्चर है। लेकिन इंडिया में भी देखें आप, तो नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, लेकिन फिर भी अपन यूनिटी में रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही वर्ल्ड के बारे में कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, कि इंटरनेशनल रिलेशन का मकसद ही यही है कि लोगों को आपस में जोड़ के रखना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कनेक्शन क्रिएट करना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कभी गवर्नमेंट टू पीपल्स, गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक कनेक्शन बना के रखना। ठीक है, तो ये कनेक्शन मैं आपको यहाँ पे फील देने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन जान लें। इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन इज एकेडमिक डिसिप्लिन। एक क्या है? एकेडमिक डिसिप्लिन दैट फोर्सेस ऑन द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो एक फोर्स करता है आपको इंटरनेशनल, एकेडमिक है, जो सीधे सिंपल वर्ड्स में समझो। जैसे कि अपन क्या होता है कि अगर अपने फैमिली में हर किसी का नेचर अलग अलग है, तो अपन एक रिलेशन बना के चलते हैं कि अगर आज तुम नाराज हो जाओगे तो हम तुम्हें मना लेंगे, आज तुम ऐसा करोगे तो हम एक बीच में एक को रिलेशन बना के चलते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्या है, एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ कैसे को रिलेशन होगा, एक गवर्नमेंट का किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन होगा, एक गवर्नमेंट का पीपल्स के साथ कैसे रिलेशन होगा। ये सारे रिलेशन जो हैं हम किस में पढ़ते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद इसमें जो टॉपिक हमें अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है,
एक वर्ड आता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, बोलना नहीं चाहिए वो वर्ड, अपन यूज करते हैं दलाल। दलाल मतलब गलत लोग जो दलाली खाते हैं, लेकिन एक्चुअली इनको इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड है थोड़ा सा ब्रोकर। ब्रोकर बोलते थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो डिप्लोमेट जो होते हैं वो कुछ नहीं, वो भी एक ब्रोकर ही होते हैं। अगर थोड़ा सा हिंदी में बोले तो वो भी एक दलाल है एक प्रकार से, पूरा नहीं, लेकिन वो हाई लेवल के हैं, थोड़ा सा उनका लेवल क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना? तो डिप्लोमेट क्या करते हैं? डिप्लोमेट का काम होता है नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन, मान लीजिए आप राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से, तो कितना नेगोशिएट करके उसको कम से कम प्राइस में हम खरीद सकें। ठीक है? या फिर ऐसा कहें कि अगर हम किसी अदर कंट्री से किसी चीज में एक्शन कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने लिए सरप्लस में रखें, मतलब अपने लिए ज्यादा प्रॉफिट हो सामने वाले के अपेक्षा। ये क्या है? डिप्लोमेसी है। ठीक है? अभी मैं डिटेल में बढ़ाऊंगा, चाणक्य से लेके हर चीज बताऊंगा आपको। चाणक्य की डिप्लोमेसी, बहुत मजा आएगा डिप्लोमेसी पढ़ने में। डिप्लोमेसी को कूटनीति भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें अपन बहुत पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप केवल जान मत लो। ठीक है? अब एनसीईआरटी बुक में एक आगे एक प्रीफेस देके रखा था, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था उसने, तो मैंने कहा उसको भी डिस्कस कर लें। वो चैप्टर में नहीं है लेकिन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसमें लिखा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड आईआर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इन दो वर्ड में डिफरेंस है। वो एनसीईआरटी बुक में देखे रखा है। वो कहता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब जो होता है कि एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, एक गवर्नमेंट का नॉन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, एक गवर्नमेंट का जनरल ऑर्डिनरी पीपल्स के साथ कैसा रिलेशन होता है। ये एक बड़ा दायरा लेके चलता है, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। इसको कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इसलिए बुक का नाम भी उन्होंने क्या रखा है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड रखा है, ना कि इंटरनेशनल रिलेशन। जबकि इंटरनेशनल रिलेशन का दायरा थोड़ा सा सीमित होता है, छोटा होता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको ग्राफ से बताना की कोशिश करूं, जो अपन पढ़ेंगे तो बहुत मजे आएंगे आपको। जैसे कि अगर ये पूरा क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो इसमें आईआर, ये पोर्शन आपको आईआर बताएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये पूरा मैक्सिमम पोर्शन जो है ये क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ही भाग है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है? तो कुछ पॉइंट जो दोनों में कॉमन है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी कॉमन है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी कॉमन है। ठीक है? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक बड़ा क्राइटेरिया है, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा छोटा क्राइटेरिया है। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा फोकस करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन के बीच में। जैसे इंडिया की पाक से क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंडिया के चाइना से क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इंडिया ज्यादा प्रीफर नहीं करता कि इंडिया का रिलेशन उसके चाइना के लोगों के साथ क्या रिलेशन है, उसको इससे ज्यादा मतलब नहीं रहता है। इंडिया को ये मतलब रहता है कि उसकी एम्बेसी जो है चाइनीज की एम्बेसी और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट के साथ क्या चल रहे हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें पीपल टू पीपल कनेक्शन की भी बात करते हैं। जैसे अपन नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है? तो अब आपको समझ गए होंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है? और कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है? बाकी अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। फिर नंबर 1 और टॉपिक आता है तीसरा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? जैसे कि हम अपने दोस्त से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, देखो यार ये पढ़ रहा है। अगर हम गेम खेल रहे हैं, कोई मूवी दिख रहा है और वो पढ़ते दिख गया, तो मन में एक आता रहता है कि देख यार ये पढ़ रहा है। तो ये क्या, कंपेयर करते रहते हैं। हमारा नेचर ही क्या है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। ये देखो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो कंपेयर कर सकते। ऐसी एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपने आप को कंपेयर करती रहती है। जैसे साउथ एशियन कंट्री की हम बात करें, जितनी भी साउथ एशियन कंट्री हैं उसमें जो इंडिया है, इंडिया सबसे एक बड़ा देश है। ठीक है? तो उन बड़ा देश होने के कारण आसपास के जितने भी कंट्री उसको हमेशा डर एक नेचुरल तरीके से बना रहता है कि इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? एक नेचुरल चीज है जो उनके अंदर बनी रहती है। चाहे इंडिया कितना भी उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर बना रहता है। ठीक है? और उस डर को और अपनी इंडिया, एक इंडिया है, इंडिया के चारों जितने भी कंट्री हैं उनके रिलेशन
उनके रिलेशन में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब हमारे अगर इंडिया में डेमोक्रेसी है तो नेपाल में क्या होनी चाहिए, चाइना में क्या है, ठीक है, पाकिस्तान में क्या है। अगर मान लो कि पाकिस्तान चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो क्या उसके आजू बाजू भी वो कोशिश करेगा कि अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको चारों ओर फैलाने की कोशिश करेगा। तो मतलब एक कंट्री के उसके नेबर कंट्री के साथ जो भी कंपैरिजन करते हैं पॉलिटिकल रूप में, इकोनॉमिक रूप में, वो अपन किसमें स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, हम श्रीलंका से कंपेयर करेंगे, कुछ मामले में श्रीलंका हमसे बेटर है, कुछ मामले में खराब है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान आगे निकल जाता है इंडिया से। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरा टॉपिक जो शुरू होता है कि आपको कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं, सॉरी पढ़ाने नहीं, अपन दोनों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ऐसा बोलना चाहिए, ये करेक्ट है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे देंगे, तो दोनों का फायदा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, ठीक है, इसकी कंसिक्वेंसेस क्या निकले कोल्ड वॉर के, और कोल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब भी आप यूपीएससी का आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हर चीज का टॉपिक अल्टीमेटली यही आता है कि अब कोई इंसिडेंट हो रही तो उसका इंडिया के ऊपर रिलेशन क्या पड़ेगा। अगर ये चीज आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, इसे मणिक आंसर कहते हैं। अपन दो अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल अप्रोच और दूसरा होता है एक होता है वर्टिकल अप्रोच और दूसरा हॉरिजॉन्टल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच में क्या करते हैं अपन कि उस चीज किसी भी टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, क्या लेते हैं, किसी भी टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। जब उस चीज का इन डेप्थ नॉलेज आपको आ जाता है तो उस इन डेप्थ नॉलेज को अदर टॉपिक के साथ लिंक करना होता है। यूपीएससी इज नथिंग बट अ लिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। आप जितना टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आईआर के बारे में कहा जाता है, टीचर के बारे में कहा जाता है, टीचर शुड नो एवरीथिंग, टीचर शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। वैसे आईआर में भी है, यू शुड नो समथिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट। आपको इकोनॉमिक्स के भी सब्जेक्ट आने चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस भी आना चाहिए, जियोग्राफी भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको उसके फिलोसफर थिंकर की क्या इंपॉर्टेंस था वो भी आना चाहिए। ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कहा जाता है कि आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल का एक ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है ना, तो अपन इस ब्रॉड कैटेगरी को ऐसे ही कवर करके चलेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मैं कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करोगे तो अपन इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में मैक्सिमम दो ही चलते रहते हैं, दो ही कंट्री का झगड़ा आपस में चलता रहता है, तो अपन इसको भी पढ़ेंगे। फिर सेकंड आता है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी खत्म हो जाती है, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होगा एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यूएसए और रशिया खत्म और यूनिपोलरिटी शुरू, यूएस हेगेमनी। अपन इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये आ गया, नेक्स्ट टॉपिक आ गया यूएस हेगेमनी। जैसे ही बाइपोलरिटी खत्म होगी और यूएस हेगेमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, इसको भी अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे अपन फर्दर क्लास पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ना है हमको इसको। क्या है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। जैसे एक सेंटर ऑफ पावर क्या बना था, यूएसए, और रशिया कोल्ड वॉर के बाद रशिया धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो गया। तो एक मांग उठी कि जो यूएसए की पावर है उसको चेक कैसे किया जाए, बैलेंस ऑफ पावर कैसे किया जाए। तो इसके लिए यूएनओ आया, तो कभी यूरोपियन कंट्री आए, फिर धीरे धीरे बोलने लगे कि नहीं, ये साउथ एशियन कंट्री में इंडिया, चाइना जैसे अगर लोग जैसे देश मिल जाए तो ये भी उसको चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपन ये पढ़ेंगे कि क्या अपन यूएस हेगेमनी को चेक नहीं कर सकते, क्या अपन उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ये सब चीजें पढ़ेंगे। जैसे अगर यूएनओ है, यूएनओ का ऑफिस जो है, यूएन नेशन का जो ऑफिस है जो अमेरिका में, तो क्या आप जरा सोचिए कि अगर अमेरिका वहां उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको वीजा देना बंद कर दे तो उन ऑफिसर का क्या होगा। तो यूएन का अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। यूएन का अमेरिका के अंदर होना अमेरिका को फायदेमंद है, किस तरह से वो बेनिफिट करता है अमेरिका को। क्योंकि अगर अमेरिका, सोचो जरा कि उसके ऑफिसर्स हैं उसको वीजा ही ना दे अपने अंदर देश के अंदर एंट्री करने के लिए, कंट्री के अंदर एंट्री करने की, तब
इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके मन में आएंगे उनको अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको मजे के साथ कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो कंटेम्परेरी एशिया, अब इसके साथ साथ अपन एशियन कंट्री की कंटेम्परेरी पढ़ेंगे और उनकी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट रहेगा जो आपकी इंडिया एंड इट्स नेबर पॉलिसी के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UN, ठीक है। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी शुरुआत कैसे होती है, किस कंडीशन में इनका बनना शुरू हुआ और इनका बेनिफिट लोगों को क्या हुआ या फिर क्या नहीं हुआ, इनकी क्या ड्रॉबैक रहे, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। चूंकि इसको पर हिस्ट्री से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, वर्ल्ड सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, इंडिया के दो तरीके से हैं, एक तो ट्रेडिशनल होता है, दूसरा मॉडर्न सिक्योरिटी होता है। इन चीजों को अपन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। एनवायरमेंट टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में आता है, IR में भी एनवायरमेंट टॉपिक आता है, इससे UPSC और स्टेट PSC में क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, तो इसको अपन बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो आप हमेशा सुनते रहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, निगेटिव इम्पैक्ट क्या था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप डील कर पाओगे यदि आप मेरे साथ बने रहोगे, और अपन आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे, आपको बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। और आपको कॉन्सेप्ट की थ्रू विजुअलाइजेशन, जो मेरी स्पेशल टेक्निक है, इसमें मैं थोड़ा सा माहिर हूं, मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा ईगो के साथ भी। इस टेक्नोलॉजी के, नई टेक्नोलॉजी ही बोल देते हैं, इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आप 12th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आप मेरे साथ बने रहिए, और यदि आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, स्टेट PSC के एस्पिरेंट हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आंसर राइटिंग का लेवल है वो UPSC तक लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। आपको विजुअलाइज कराऊंगा, आपको चीजों को बाइफरगेट करना सिखाऊंगा, कैसे चीजों को बाइफरगेट करना है, फिर उसको कोरिलेशन करना है, पहले इन डेप्थ स्टडी करना है, इसको वर्टिकल स्टडी कहेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल स्टडी करना है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें आप मेरे साथ सीखेंगे और मैं भी आपके साथ सीखूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू विल एंजॉय दिस क्लास, और आने वाली क्लास में उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करोगे। तो आज के लिए इतना ही। एडू फन बाबा में आपने देखा, एडू फन बाबा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा, बाय बाय, टाटा, फिर से मिलते हैं।